हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य के बारे में कि राज्य है क्या और राज्य के आवश्यक या अनिवार्य तत्व कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्य क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो राज्य है वो क्या है, एक निश्चित क्षेत्र में बसे लोगों का समूह होता है जिसकी अपनी एक सरकार होती है जो कि किसी बाह्य इकाई के अधीन ना हो। ठीक है। और राज्य एक निश्चित क्षेत्र में बसा होता है जिसकी अपनी एक जनसंख्या होती है, निश्चित भूभाग में बसा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि राज्य के पास संप्रभुता यानी सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए, तभी वह राज्य राज्य कहलाता है। इसी विषय में अरस्तु ने एक परिभाषा दी है कि जो राज्य है वो परिवार और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। मतलब प्रत्येक राज्य ये चाहता है कि उसके राज्य के जो नागरिक है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और अपना स्वयं का विकास करने में सक्षम हो। ठीक है। दूसरे में शब्दों में कहें तो सामान्य अर्थ में कहा जाता है कि राज्य एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो कि अपने नागरिकों के अधिकार और उनकी बाह्य और आंतरिक रूप से सुरक्षा करने और सामाजिक उन्नति के लिए अस्तित्व में आया हुआ है। यहाँ पे राज्य का आशय किसी एक प्रदेश से नहीं बल्कि संपूर्ण देश से है। ठीक है। राज्य मतलब एक देश की बात हम कर रहे हैं। अब बात करते हैं राज्य के अनिवार्य तत्वों की। तो ये 4 अनिवार्य तत्व है: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो जैसा कि पहले हम बात करते हैं किसकी, जनसंख्या की। तो राज्य में जनसंख्या क्यों आवश्यक है? क्योंकि सीधी सी बात है कि हमारा राज्य तो जनसंख्या से ही बना होता है। अगर राज्य में जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का तो अस्तित्व ही नहीं होगा। तो मानव के बिना मानव समुदाय का अस्तित्व, यहाँ पे राज्य का अस्तित्व संभव ही नहीं है। यानी जनसंख्या के बिना राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जनसंख्या के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं है। ठीक है। तो राज्य के लिए मनुष्य का संगठन होना अत्यंत आवश्यक है और राज्य के लिए ये भी आवश्यक है कि उसकी जनसंख्या पर्याप्त हो। मतलब ना तो राज्य में जनसंख्या बहुत अधिक हो कि राज्य उसकी पूर्ति ना कर पाए, ना ही इतनी कम हो कि वहां पे शासक और शासित वर्ग को बांटना मुश्किल हो जाए। मतलब राज्य में पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जितनी लिमिटेड जनसंख्या होगी उतना ही राज्य को आसानी से चलाया जा सकता है और उनकी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है और एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें भू प्रदेश की यानी निश्चित भूभाग, तो राज्य के लिए निश्चित भूभाग का होना अत्यंत आवश्यक है। और भूभाग ऐसा होना चाहिए जहां पे कुछ जो लोग हैं वो स्थायी रूप से क्या कर पाए, निवास कर पाए स्थायी रूप से। ठीक है। मतलब उनके रहने के लिए पर्याप्त भूभाग या पर्याप्त जगह होनी चाहिए। राज्य के भूभाग के क्षेत्रफल के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं बनाए गए हैं, जिस कारण से राज्य छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे कि आप बात करें भारत की ही, तो भारत में जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में है। वहीं कुछ ऐसे राज्य भी है जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। तो राज्य एक कल्याणकारी राज्य एक या फिर एक अच्छा राज्य वही होता है जहाँ पे जनसंख्या ना तो बहुत अधिक हो ना बहुत कम हो, लेकिन जनसंख्या सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, वहां का भूभाग होना यानी भूमि का होना पर्याप्त रूप से, वो बहुत आवश्यक होता है। तीसरा है राज्य के लिए जो आवश्यक तत्व है वो सरकार का होना है, क्योंकि सरकार जो होती है वो राज्य के नागरिकों को कंट्रोल में रखने का काम करती है ना। तो सरकार के अस्तित्व के बिना तो राज्य संभव ही नहीं है, राज्य को कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इसके माध्यम से राज्य अपने कार्यों को संपादित करता है और प्रजा को नियंत्रण में रखने के लिए जो कानून निर्माण है, तो कानून निर्माण क्या है, अत्यंत आवश्यक। और कानून का निर्माण कौन करता है? सीधी सी बात है, राज्य के द्वारा ही किया जाता है। और राज्य में सरकार जो होती है वो संपूर्ण रूप से कानून निर्माण की प्रक्रिया में अपनी अहम भूमिका निभाती है। सरकार 2 प्रकार से होती है, या तो आप देखिए केंद्र में सरकार होती है, दूसरी राज्य में, है ना। केंद्र में जो सरकार होती है वो संपूर्ण देश के लिए कानून निर्माण की प्रक्रिया का कार्य करती है। दूसरा जो राज्य लेवल पे सरकारें होती हैं वो प्रत्येक अपने अपने राज्य क्षेत्र में कानून निर्माण की प्रक्रिया का काम करती है। तो सरकार जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। मतलब अगर राज्य में सरकार ना हो तो उस राज्य को व्यवस्थित तरीके से नहीं चलाया जा सकता। राज्य में क्या होगा, अराजकता फैलेगी, लोग अपनी मनमानी करेंगे, है ना, और इस तरह से अव्यवस्थाएं फैलेंगी। चौथा जो राज्य का सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है
वो है संप्रभुता। क्योंकि राज्य में अगर हम प्रदेशों की बात करें तो प्रदेश में जनसंख्या भी होती है, भूभाग भी होता है और सरकार भी होती है, लेकिन प्रदेश में संप्रभुता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो राज्य क्षेत्र के या देश के जो सरकार है उसके अधीन रहकर काम करता है और किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना नहीं कर सकते। इसलिए राज्य हम प्रदेश को नहीं बल्कि इसे कहते हैं, एक देश को हम क्या कहते हैं, राज्य का दर्जा देते हैं। तो संप्रभुता का सामान्य अर्थ क्या है? सर्वोच्च शक्ति का होना या सर्वोच्च इच्छा का होना। तो प्रभुता शक्ति का राज्य का सबसे बड़ा तत्व होता है और प्रभुता शक्ति या सर्वोच्च शक्ति के बिना राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो राज्य है उसके अधीन व्यक्ति क्या करता है? आज्ञा पालन करता है, यानी राज्य की आज्ञाओं का पालन संप्रभुता के आधार पर ही किया जाता है। और इस शक्ति से तात्पर्य है कि प्रत्येक राज्य जिसके पास संप्रभुता है वो क्या कर सकता है? आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से सभी प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम होता है। इस प्रकार से संप्रभुता राज्य का सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है, लेकिन जनसंख्या, भूभाग और सरकार भी इसी के अंग होते हैं, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी एक नहीं है तो हम उसे राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। ठीक है। ठीक है।